आज मैं आपसे मेघालय की कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेघालय में वही स्थिति है जो कश्मीर में हुआ करती थी। संविधान फेल हो चुका है, विधायिका अपना कार्य नहीं कर रही है, मेघालय में कार्यपालिका अपना काम नहीं कर रही है, न्यायपालिका अपना काम नहीं कर रही है, और दुख तो इस बात का है कि मेघालय में खबर पालिका यानी मीडिया भी अपना काम नहीं कर रही। चर्च ने मेघालय में पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है, लोगों के पूरे जीवन को अपना हाईजैक कर लिया है चर्च ने। जो वहां पे मिशनरी हैं, जो पास्टर हैं, जो पादरी हैं, वो पूरी तरीके से मेघालय को हाईजैक कर चुके हैं। जो अंडरग्राउंड ग्रुप है अलगाववादियों का, आए दिन वहां के जो व्यापारी हैं उनसे वसूली कर रहे। अपर ग्राउंड ग्रुप एनजीओ के रूप में दुनिया भर के बने हुए हैं, कोई छात्र परिषद, कोई फलाने परिषद, कोई फलाने परिषद, वो भी आके व्यापारियों से वसूली कर रहे। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वहां जो है वो वसूली का अड्डा बन चुकी है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। पुलिस व्यापारियों को संरक्षण नहीं दे रही है, वहां पे अंडरग्राउंड ग्रुप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहे हैं, भ्रष्टाचार वहां चरम पे है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हिंदू मेघालय में खत्म होने के कगार पे है। मैं भी 3 दिन के लिए गया था। हमारे 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है जयंतेश्वरी। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैं जयंतेश्वरी मंदिर गया तो वहां और कोई था ही नहीं, मंदिर का दरवाजा बंद था। आप जरा सोचिए, हमारा शक्तिपीठ है 51 शक्तिपीठ में से एक जयंतेश्वरी, जहां माता जी का जंघा गिरा था, और वहां मंदिर का दरवाजा बंद था। जब मेरा परिवार वहां पहुंचा तो हमने रिक्वेस्ट करके मंदिर का दरवाजा खुलवाया, कोई नहीं, एक इकलौता परिवार, केवल हम 4 लोग थे, बस वही उस मंदिर में थे और कोई था ही नहीं, पुजारी भी नहीं थे। एक वहां महिला बैठी थी, उससे हमने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने दरवाजा खोला, हमने जाके वहां पूजा की। हिंदुओं की यह स्थिति है कि ना अपना ढंग से त्योहार मना पा रहे, न ठीक से अपना जो उनके संस्कार होते हैं, रीति रिवाज, शादी विवाह, न उसको अच्छी तरीके मना पा रहे, न होली दिवाली ढंग से मना पा रहे, एकदम खौफ के साए में रहते हैं। संविधान पूरी तरीके से मेघालय में फेल हो चुका है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 27% जो रिजर्वेशन है ओबीसी का, वो मेघालय में नहीं लागू है। आप पता कर लीजिए कि मेघालय में क्या 27% ओबीसी का रिजर्वेशन मिलता है क्या? नहीं। जो 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है वो मेघालय में नहीं मिल रहा है। जो 15% शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है वो भी नहीं मिल रहा है। सारा का सारा रिजर्वेशन तथा कथित शेड्यूल ट्राइब को जा रहा है, जो वास्तव में शेड्यूल ट्राइब है ही नहीं है। मर्सिडीज से चलते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों के मालिक हैं, उनके पास करोड़ों रुपए है, फिर भी वो शेड्यूल ट्राइब बने हुए और सारा रिजर्वेशन ले जा रहे हो। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबर पालिका, ये तीनों ही मेघालय में अपना काम नहीं कर रही है। बहुत दुख की इस बात है कि इस पे कभी सार्वजनिक चर्चा नहीं होती है। दिल्ली में बैठी जो मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बड़े बड़े चैनल जो टीआरपी में कोई टॉप 10 में आ रहे हैं, कोई टॉप 5 में आ रहे हैं, कोई नंबर 1 पे आ रहे हैं, उनसे तो मेघालय की कोई मतलब कभी उन्होंने चर्चा करना सोचा ही नहीं। इसलिए समाधान क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन करने की जरूरत है। शेड्यूल ट्राइब के नाम पे दुनिया भर की स्कीम है। मेघालय में शेड्यूल ट्राइब 80% रिजर्वेशन ले जा रहा है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब कौन होगा ये डिफाइन ही नहीं किया गया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या मर्सिडीज से चलने वाला 10-10, 20-20 गाड़ियों का मालिक, 100-100 बीघे जमीन का मालिक, 500-500 करोड़ का मालिक शेड्यूल ट्राइब कहलाएगा क्या? अरे शेड्यूल ट्राइब तो वो थे जो अलग तरीके से, उनकी संस्कृति अलग थी, उनका पहनावा अलग था, उनकी भाषा अलग थी, उनका कल्चर अलग था, उनका सब कुछ अलग था। अंग्रेजी बोलने वाला, कॉन्वेंट में पढ़ने वाला, करोड़ों का मालिक, वो शेड्यूल ट्राइब बना हुआ है। तो सबसे पहले शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन करने की जरूरत है। और मेरा मानना है, जो आदमी कन्वर्ट हो चुका है, जिसने फॉरेन रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया है, वो तो शेड्यूल ट्राइब हो ही नहीं सकता। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये जो सिस्टम है ये केवल सनातन धर्म में ही है। यानी जो हिंदू है वही शेड्यूल ट्राइब हो सकता है, वही शेड्यूल कास्ट हो सकता है, वही ओबीसी हो सकता है, वही पिछड़ा हो सकता है। जिसने कन्वर्ट, जो आदमी अपना रिलीजन छोड़ दिया, जो फॉरेन रिलीजन में चला गया, चाहे उसने इस्लाम अपना लिया, चाहे उसने क्रिश्चियनिटी अपना लिया, वो शेड्यूल ट्राइब नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले मेघालय में जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनका शेड्यूल ट्राइब का दर्जा खत्म करने की जरूरत है। दूसरा, माइनॉरिटी को डिफाइन करने की जरूरत है। ऐसा नहीं होगा, वहां पे जो 90% कम्युनिटी है मेघालय में, वो अपने आप को माइनॉरिटी कहती है। ऐसा थोड़ी होता है। अरे माइनॉरिटी वो होती है जो 1% हो, 2% हो, 0.5%, उसको माइनॉरिटी कहते हैं।
90% कम्युनिटी माइनॉरिटी कैसे हो जाएगी? शेड्यूल ट्राइब वो कहलाएगा जो वास्तव में वहीं की संस्कृति को मानता हो, वहीं का त्योहार मनाता हो। जो आदमी क्रिश्चियन बन गया और पूरी तरीके से अपना क्रिसमस मना रहा है, फैंसी ड्रेस पहन रहा है, फॉरेन स्टाइल में रह रहा है, फॉरेन रिलीजन को अडॉप्ट कर रहा है, वो शेड्यूल ट्राइब कैसे हो गया? तो सबसे पहले शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन करने की जरूरत है, फिर माइनॉरिटी को डिफाइन करने की जरूरत है। मेरा यह मानना है 1% से ज्यादा जो कम्युनिटी है उसको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब मेघालय में जो क्रिश्चियंस 90% के आसपास हो चुके हैं, उनका माइनॉरिटी का दर्जा खत्म होना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब को भी इसी तरीके डिफाइन करने की जरूरत है, और वहां पे जो टैक्स की छूट मिल रही है ये बंद होनी चाहिए। ऐसा क्यों कि यूपी, बिहार, बंगाल, बाकी राज्यों में जो 5 लाख रुपए कमाए वो भी टैक्स दे, जो 10 लाख रुपए कमाए वो भी टैक्स दे, और जो मेघालय में रह रहा है वो 10 करोड़ कमाए वो भी टैक्स न दे? ये क्यों भैया? यूनिफॉर्म टैक्स कोड लागू होना चाहिए। टैक्स का जो नियम है वो सबके लिए एक समान होना चाहिए। ये जो एग्जम्पशन चल रहा है, जो छूट चल रही है, बंद होनी चाहिए। एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करने की जरूरत है, क्योंकि मेघालय में जो चर्च है, जो मिशनरीज हैं, जो पादरी हैं, इनको बाहर से बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है, और बैंक के जरिए भी फंडिंग हो रही है, हवाला के जरिए फंडिंग हो रही है, कैश में फंडिंग हो रही है, ब्लैक मनी से फंडिंग हो रही है, इसके अलावा बैंकों के जरिए भी फंडिंग हो रही है। और वो कैसे हो रही है? क्योंकि जो फॉरेन बैंक है, HSBC, HDFC और अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह, वो बाहर के पैसे को RTGS और NEFT के जरिए ट्रांसफर कर रही है। इसलिए सरकार को भी पकड़ में नहीं आ रहा। एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड की जरूरत है, एक यूनिफॉर्म टैक्स कोड की जरूरत है, एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड की जरूरत है। अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी थी वहां के जो शेड्यूल ट्राइब वास्तव में जो गारो थे, जो जयंतिया थे, या जो वहां के अपने खासी थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनी थी। जब वो कल्चर ही खत्म हो गया, वो खत्म हो गए, पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गए, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्यों? और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कुछ समय के लिए बनी थी, परमानेंट नहीं बनी थी। कोई भी जो टेम्परेरी प्रोविजन होता है या स्पेशल प्रोविजन, वो लाइफ लॉन्ग नहीं होता। जैसे आर्टिकल 370 खत्म हो गया, 35A खत्म हो गया, ऐसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खत्म होनी चाहिए। एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू होना चाहिए। भारत में एक यूनिफॉर्म वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड बनाने की जरूरत है, और उसको मेघालय में भी लागू करने की जरूरत है। वन नेशन वन टैक्स कोड इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, वन नेशन वन बैंकिंग कोड इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, वन नेशन वन जुडिशियल कोड लागू करने की जरूरत है। भारत में जो वहां पे जो कस्टमरी प्रैक्टिस चल रही है, जो मेघालय में कस्टमरी प्रैक्टिस चल रही है, अब उसको खत्म करने की जरूरत है। 21वीं सदी में हम चंद्रमा पे चले गए हैं, मंगलयान बना लिया, चंद्रयान बना लिया, और वहां पे अभी वही कस्टमरी प्रैक्टिस, वही 500 साल पुरानी, 600 साल पुरानी, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट है यह है कि वहां पे इलेक्शन अलग अलग सिस्टम चल रहा है, वहां पे अलग। और दुख इस बात का है कि जो वहां के नॉन ट्राइबल हैं, जो जिनको नॉन ट्राइबल कहते हैं, वो वोट नहीं दे सकते डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उनसे सारे काम कराती, उनसे पैसा लेती, सब कुछ करती। मतलब वो चुन नहीं सकते, लेकिन उसके सारे नियम कानून उनको फॉलो करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जितने नियम कानून बनाती है वो सब पे लागू होती है। वहीं दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जो वोटिंग होती है, उसमें जो नॉन ट्राइबल वोट नहीं दे पाते। तो वन नेशन वन इलेक्शन कोड की जरूरत है, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव कोड की जरूरत है, वन नेशन वन बिजनेस कोड की जरूरत है। भैया बिजनेस वहां पे व्यापारियों को इतना तरीके से इतना टॉर्चर किया जा रहा है, उनको 10 जगह से परमिशन लेनी पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से अलग परमिशन लेनी पड़ेगी, नगर निगम से अलग परमिशन लेनी पड़ेगी, इनसे अलग लेनी पड़ेगी, डीए कलेक्टर से अलग परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक यूनिफॉर्म बिजनेस कोड की जरूरत है। इसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन सिविल कोड लागू करने की जरूरत है। ये जो विशेष दर्जा दिया हुआ हमने मेघालय को, अलगाववाद का मूल कारण वही है। एंटी कन्वर्जन लॉ बनाना बहुत जरूरी है, बहुत तेजी के साथ। वहां तो ऑलरेडी अब 90% क्रिश्चियन हो चुके हैं, लेकिन जो बचे हुए उनको बचाने के लिए भी एक एंटी कन्वर्जन लॉ की जरूरत है। वो तभी कन्वर्जन तभी रुकेगा जब वन नेशन वन पिनल कोड होगा। घुसपैठ बहुत तेजी के साथ हो रही है वहां पे, बांग्लादेशी भी आ रहे हैं, रोहिंग्या भी आ रहे हैं। और दुख इस बात का है कि जब बाकी भारत के लोग मेघालय में जाके बसते हैं तो वहां के जो कन्वर्टेड हिंदू हैं, जो क्रिश्चियन, वो विरोध करते हैं। लेकिन जब रोहिंग्या आके वहां बसते हैं, बांग्लादेशी आके बसते हैं, तो विरोध नहीं करते। वहां पे आज की डेट में नॉन ट्राइबल सांसद विधायक नहीं बन रहे, लेकिन मुस्लिम्स बन रहे हैं, वहां पे विधायक बन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जा रहे हैं। अगर हमें मेघालय को बचाना है तो नियम कानूनों को बदलना पड़ेगा। विशेष दर्जा देके, उनको लालच देके, उनको खुश करके हम कभी वहां पे मेघालय में शांति स्थापित नहीं करते। भय बिन होय न प्रीत। जब तक प्रॉपर्टी को आधार से लिंक नहीं किया जाएगा, तब तक ये पता नहीं चलेगा कि मेघालय में कैसे 500-500 करोड़ के मालिक ट्राइबल बन के रिजर्वेशन उठा रहे हैं।
जब तक वहां 100 रुपए से नोट बंद, बड़ी नोट बंद नहीं होगी, तब तक काला धन बंद नहीं होगा। जब तक काला धन बंद नहीं होगा, तब तक मेघालय में अलगाववाद खत्म नहीं होगा। अगर हम मेघालय में अलगाववाद खत्म करना चाहते हैं, कट्टरवाद खत्म करना चाहते हैं, जो मिशनरियों का जिहाद चल रहा है वो बंद करना चाहते हैं, मेघालय में धर्मांतरण रोकना चाहते हैं, मेघालय में हम घुसपैठ रोकना चाहते हैं, मेघालय को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं, तो तत्काल हमें यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म पुलिस कोड, यूनिफॉर्म पिनल कोड, यूनिफॉर्म टैक्स कोड, यूनिफॉर्म बिजनेस कोड तुरंत लागू करना चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड लागू करना चाहिए, यूनिफॉर्म लेजिस्लेटिव कोड लागू करना चाहिए, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करना चाहिए। नहीं तो मेघालय हमारे हाथ से पूरी तरीके से निकल जाएगा। अभी भी गुंजाइश है, अगर हम कानूनों को बदल दें तो मेघालय दोबारा इंटीग्रेट हो जाएगा। नहीं तो जैसी सिचुएशन है आने वाले बहुत जल्दी, जैसे कश्मीर से सारे हिंदू पलायन कर गए थे, वैसे ही मेघालय से जो बचे हुए वहाँ पे मारवाड़ी हैं, जो व्यापारी हैं, जो बिहारी हैं, जो बंगाली हैं, हरियाणा के कुछ गए हैं, माहेश्वरी समाज के लोग हैं, अग्रवाल समाज के लोग हैं, जो ये सब वहाँ से छोड़ के भाग जाएंगे और फिर वहाँ कोई नहीं बचेगा। फिर वहाँ पे मिशनरीज का एक छत्र राज चलेगा, क्रिश्चियंस का एक छत्र राज चलेगा। कहने को वो रहेगा भारत का हिस्सा, लेकिन न भारत का संविधान चलेगा, न भारत का व्यवस्था चलेगी, न भारत का नियम कानून चलेगा, पूरी तरीके से अलग हो जाएगा।